हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कर्नाटका चुनावों के बारे में। कर्नाटका चुनाव में बीजेपी की जो इतनी बड़ी हार हुई है उसका विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि कर्नाटका में 85% हिंदूज़ हैं और 15% मुस्लिम्स हैं। तो जो 15% मुस्लिम्स हैं, 90% ऑफ द मुस्लिम्स वोटेड फॉर कांग्रेस। उन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई, जैसा कि वो हर बार हर इलेक्शंस में करते हैं। मुस्लिम्स इस वे में बहुत समझदार कह लीजिए, होशियार कह लीजिए या कम्युनल कह लीजिए, बट आम तौर पे वो हर स्टेट में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वो डिसाइड करके, प्लान करके एक ही पार्टी को सब वोट करते हैं। ऐसा ही इन्होंने यूपी के चुनाव में किया था। अखिलेश यादव को सभी मुस्लिम्स ने वोट किया था। हालांकि ओवैसी ने भी अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे और ओवैसी एक मुस्लिम पार्टी, फिर भी उन्होंने ओवैसी को वोट ना देके अखिलेश यादव को वोट दिया था। तो 15% मुस्लिम्स ने अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक इन्होंने क्या कहते हैं, कांग्रेस को वोट किया। अब रह गए हिंदू। जो सबसे बड़ी गलती बीजेपी ने यहाँ पे की वो ये है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम इशू को अपनी प्लानिंग का मेन वो फोकस रखा, जबकि कर्नाटका में हिंदू मुस्लिम इशू है ही नहीं। कर्नाटका में 85% हिंदू हैं, जिनके लिए ये 15% मुस्लिम्स जो हैं, दे आर नो थ्रेट। वहाँ पे ये रोज़ रोज़ दंगे होना, जैसा कि आप आमतौर पे राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में देखते हैं, ये सब नहीं होता है। हिजाब इशू भी था तो वो मुस्लिम्स का इंटरनल इशू था, उससे हिंदूज़ का कोई लेना देना नहीं था। उनको कोई मतलब नहीं था। हिजाब जो था, पहनना है नहीं पहनना है, ये मुस्लिम्स का इंटरनल प्रॉब्लम थी। अच्छा, लेकिन बीजेपी इस बात को समझ नहीं पाई। इन्होंने हिंदू मुस्लिम इशू को रेज़ किया इलेक्शंस के दौरान। यहाँ तक कि ये केरला स्टोरी, जो केरला में कन्वर्जन की पिक्चर बेस बनी है लव स्टोरी पे, वो ये कर्नाटका में उसका इशू रेज़ किया। फिर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि वो बजरंग दल को बैन कर देंगे, उसको इन्होंने इशू बना लिया। उसको बजरंग दल को पकड़ के इन्होंने कन्वर्ट करके बजरंग बली कर दिया कि कांग्रेस जो है बजरंग बली को अपोज कर रही है, हनुमान जी के विरोध में मतलब बात कर रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैली में बजरंग बली, जय बजरंग बली के नारे लगाए और केरला लव स्टोरी को कर्नाटका लव स्टोरी करके उसके बारे में बात की। तो ये जो थे, ये इस तरह के इश्यूज़ में फंस के बीजेपी रह गई, जबकि दिस वाज नॉट द इश्यूज़ फॉर द हिंदूज़ ऑफ कर्नाटका। वो बेचारे जो थे वो और चीज़ों से परेशान थे। उनके लिए मेन मुद्दा था डेवलपमेंट 5 साल में कुछ नहीं हुआ कर्नाटका में। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सुधार नहीं हुआ, बेंगलुरु में कोई सुधार नहीं हुआ। और दूसरा मेन इशू जो था वहाँ की जनता के लिए, वो था करप्शन के बारे में मैं आपके साथ डिटेल से बात करूंगी आगे चल के। फिर कर्नाटका में जो इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की थी, उसमें ये जितने भी इन्होंने लीडर्स लिए वो सारे बिजनेस मेंटलिटी के लोगों को लेके इन्होंने एक सरकार बनाई थी। अब ये बिजनेस मेंटलिटी के लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? ये जाके जनता के बीच में जाके उनके लिए तो काम नहीं करेंगे। वो तो अपने 5 करोड़ को 50 करोड़ और 50 करोड़ को 500 करोड़ करने के लिए आए थे पॉलिटिक्स में, और वही इन्होंने किया 5 साल में। खूब पैसे बनाए जी भर के, चाहे वो इनके एमपीज थे, एमएलएस थे, काउंसलर्स थे। और जब आपके नेता और ये सब करप्ट होंगे तो ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी कर्मचारी भी जब भी मौका मिलेगा करप्शन का नहीं छोड़ेगा। सारा एडमिनिस्ट्रेशन फिर करप्ट हो जाता है। तो पूरा करप्शन जो था, यहाँ तक कि इसको 40% कमीशन की सरकार कहा जाने लगा था। और 2 साल से तो मानो हद हो गई थी करप्शन की। अब जो सेंट्रल लीडरशिप थी वो आंख बंद करके बैठी हुई थी। लोगों को इस बात का भी बहुत लोगों में गुस्सा था कि जो प्राइम मिनिस्टर किस स्लोगन पे प्रधानमंत्री जीत के आए थे, जो मेन स्लोगन था कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं एक चौकीदार हूँ इस देश का। तो चौकीदार क्या कर रहा था? आंख बंद करके बैठा हुआ था। और यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ था। पार्टी फंड में भी पैसा जा रहा होगा, पक्का ऐसा हो नहीं सकता है। तो वहाँ दिल्ली में बिल्कुल शांति, खामोशी थी। वो दूसरी तरफ देखते रहे। यहाँ 5 साल रैम्पेंट करप्शन चलता रहा, भ्रष्टाचार चलता रहा। हर पोस्टिंग के लिए, हर अपॉइंटमेंट के लिए, हर भर्ती के लिए, हर जगह कमीशन बंधा हुआ था। ये पोस्ट चाहिए इतना कमीशन, ये पोस्टिंग इतना कमीशन, ये नौकरी चाहिए इतना कमीशन, सब चीज़ों में करप्शन था। जनता त्राही कर रही थी करप्शन के नाम पे। लोग इतना बीजेपी से इतना जिसे कहते हैं ऊब गए थे, बेजार हो गए थे, परेशान हो गए थे कि जो बीजेपी के जो ट्रेडिशनल वोटर्स थे वो भी ये कह रहे थे कि भाई
हम कांग्रेस को बेशक वोट ना करें, हम कांग्रेस को जेडीएस को बेशक वोट ना दें, लेकिन हम बीजेपी को भी वोट नहीं देंगे। मतलब इतना परेशान थे जो इनके ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, उनका हाल मैं ये बता रही हूँ। तो बाकियों का तो आप सोच सकते हो जो मार्जिन लाइन पे बैठे होते हैं कि किधर को जाएं। और ये जो ये प्रधानमंत्री को एक ट्रम्प कार्ड की तरह हर इलेक्शंस में यूज़ करने लगे ना, ये ट्रम्प कार्ड भी इनका कर्नाटका में फेल हो गया। बीजेपी क्या करती है, हर इलेक्शन से पहले 15 दिन पहले जो है प्रधानमंत्री को ले आती है, फिर उनके रोड शोज़ होते हैं, फिर उनकी रैलियां होती हैं, और क्या कहते हैं, फिर जनता का दिमाग पलट जाता है। प्रधानमंत्री अभी तक तो उनका एक करिश्मा बना ही हुआ है, एक करिश्मेटिक लीडर के रूप में लोग उनको देखते हैं, तो उसका असर तो पड़ता है जनता पे। लेकिन कर्नाटका की जनता ने दिखा दिया कि अब इस तरह से हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे कि इलेक्शन से 15 दिन पहले आप क्या कहते हैं प्रधानमंत्री को ले आएँ, यहाँ पे कैंपेनिंग कराएं, और चाहें कि जनता जो है 5 साल में जो आपकी नॉन परफॉर्मेंस रही है, जो आपका करप्शन रहा है, उसको अनदेखा करके आपको वोट कर दें। ये उन्होंने दिखा दिया है। तो ये ट्रम्प कार्ड इस बार इनका नहीं चला, और इससे प्रधानमंत्री की इमेज को डेंट और पहुंचा है, और इसका नुकसान बीजेपी को 2024 के इलेक्शन में उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर इसी तरह से प्रधानमंत्री की इमेज डेंट होती रही, अभी आगे और भी इलेक्शंस आने वाले हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहाँ भी इन्होंने प्रधानमंत्री को इस तरह से यूज़ किया और रिजल्ट नहीं मिला, तो प्रधानमंत्री की इमेज को धक्का पहुँचेगा, और उसका खामियाजा इनको क्या कहते हैं 2024 के इलेक्शन में उठाना पड़ सकता है। क्योंकि राहुल गांधी लगातार अपनी इमेज को सुधारने में लगा हुआ है, और ये जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, इससे उसकी इमेज पे काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है राहुल गांधी की। लोग उनको थोड़ा मैच्योर लीडर मानने लगे हैं, थोड़ा उनको सीरियसली लेने लगे हैं। लेकिन उधर प्रधानमंत्री जो है अगर इस तरह से परफॉर्मेंस देते रहे, तो क्या कहते हैं इसका नतीजा जो है वो 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। तो ये तो रहा प्रधानमंत्री का परफॉर्मेंस की बात। अब हम आ जाते हैं जो इनके बिजनेस मेंटलिटी के जो लीडर्स थे, उनको लेकर स्पेशली डीके शिव कुमार ने ग्राउंड लेवल पर बहुत काम किया, और गांव-गांव जाके 2 साल से वो जनता के बीच में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे फेक लीडर्स हैं, ये झूठे लीडर्स हैं, इनमें से कोई भी ज़मीनी नेता नहीं है, किसी को भी जनता से मतलब नहीं है, केवल पैसा कमाने के लिए पॉलिटिक्स में आए हैं, और वो ये कर रहे हैं, पैसा ही ये कमा रहे हैं। ठीक है, अब डीके शिव कुमार की ये बात जो थी वो जनता को अच्छी तरह से समझ में आ गई, और जनता ने उसको दिल में बसा लिया, और वही किया। ये सारे जितने भी फेक झूठे लीडर्स थे, इनको खाड़ के फेंक दिया, क्योंकि यही किया था इन्होंने, अपने 5 करोड़ को 500 करोड़ बनाया था। और ये इन्होंने फिर इलेक्शंस के दौरान भी ग्राउंड पे जाके कोई काम नहीं किया, क्योंकि ये जिस काम के लिए आए थे पैसा बनाने के लिए, वो इन्होंने कर लिया 5 साल में। अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये दोबारा आए या ना आए, इससे इनकी कोई चिंता नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता खुद इतना मायूस हुआ था कि उसके पास मतलब एक कार्यकर्ता को कुछ मोटिवेट करने के लिए होना चाहिए, कोई मोटिवेशन नहीं था, किसके लिए वो काम करता। फिर बीजेपी के जो पार्टी प्रेसिडेंट है नड्डा, वो तो और भी उन्होंने खड्डा कर दिया, उनका कोई तो कनेक्शन नहीं है अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ। आई थिंक ही इज़ अ वेरी इनएफिशिएंट एंड इनकॉम्पिटेंट पार्टी प्रेसिडेंट। अमित शाह जब तक पार्टी प्रेसिडेंट थे, तो आपने देखा होगा अमित शाह किस तरह से ज़मीन पे जाकर दरवाजे जाके खटखटाते थे और लोगों से मिलते थे हैं, और दिन रात लोगों के बीच में रहते थे जब इलेक्शंस का टाइम आता था, तो उसका उनको रिजल्ट भी मिलता था। लेकिन उस तरह के नेता नड्डा जी नहीं हैं। केवल स्टेज पे खड़े होकर स्पीच देने से कुछ नहीं होता है। स्पीचें तो बहुत लीडर्स आके देते हैं और चले जाते हैं। आपको जनता के बीच में जाना पड़ता है, उनसे 1 to 1 कांटेक्ट करना पड़ता है, उनके दुख सुख पूछने पड़ते हैं पर्सनली, तब कहीं जाके आपके हाथ में जो है थोड़ी सी पावर आती है और आप समझ पाते हैं कि जनता के एक्चुअली मुद्दे क्या हैं। बीजेपी को पता ही नहीं था जनता के मुद्दे क्या हैं, बिकॉज ये बिल्कुल भी आउट ऑफ टच हो रखे थे जनता से। उधर कांग्रेस जो है लगातार ज़मीन पे काम कर रही थी। जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका के थ्रू निकाली थी, उसका भी फ़ायदा कांग्रेस को पहुंचा है। तो नॉन परफॉर्मेंस एंड करप्शन वे द मेन इश्यूज फॉर बीजेपीज डिफीट। अब बीजेपी जो सभी को लग रहा था कि बीजेपी जो है 2024 के इलेक्शन तो जीतेगी, वो अचानक से जो है अब शक सा पैदा हो रहा है कि क्या जीत पाएगी, क्योंकि पूरे साउथ में कर्नाटक ही एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे बीजेपी की सरकार थी। कर्नाटका बीजेपी के हाथ से चला गया, और ऐसा गया है बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है। तो जो जनता बीजेपी से स्टेट इलेक्शन में इतनी नाराज़ है, 1 साल के बाद
सेंटर के इलेक्शन होने वाले हैं, क्या एक साल में वो नाराज़गी कम हो जाएगी या भूल जाएगी? तो क्या लोकसभा के इलेक्शंस में हम उम्मीद कर सकते हैं कि कर्नाटका की जनता जो है वो मोदी के लिए वोट करेगी? अभी तो उनके दिलों में मोदी के लिए बहुत नाराज़गी है बीजेपी के लिए, और बाकी स्टेट्स में तो बीजेपी का कोई हिसाब किताब है ही नहीं, कहीं है ही नहीं, बीजेपी डजंट एग्जिस्ट। तो केवल नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स लेके क्या ये पॉसिबल है कि ये सेंटर में सरकार बना लें? उधर बंगाल में भी ममता बनर्जी का जादू अभी भी चल रहा है पूरी तरह से। उड़ीसा, वहाँ इनका कोई अस्तित्व नहीं है, पूरा बीजेडी जो उनका के नवीन पटनायक जो हैं उनका चार्म पूरी तरह से वहाँ पे क्या कहते हैं लोगों में है। तो अब जो है जो मंजिल बहुत आसान लग रही थी 2024 की, वो अब अचानक ही बीजेपी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती हुई नज़र आ रही है। अगर इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग को चेंज नहीं किया तो इनको फिर हार का मुंह भी देखना पड़ सकता है। जो अभी तक 2 साल पहले तक असंभव लग रहा था वो अचानक संभव लगने लगा, और यही हाल चलता रहा तो ये हार भी सकते हैं 2024 का इलेक्शन इन स्पाइट ऑफ नरेंद्र मोदी। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू। जय हिंद।